हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, कैसे हैं सबके सब। भाई जल्दी से जंग बहादुर रिपोर्ट कर दें, जल्दी जल्दी फटाफट। सर यू आर इनविजिबल। भाई अब तो विजिबल हूं, अब तो दिख रिया हूं कि नहीं दिख रिया हूं। हैप्पी एंगेजमेंट एनिवर्सरी, क्या बात है यार, बच्चों को याद है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू, है ना। क्या बात है, क्या बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये अंगूठी को पहने 2 साल हो गए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए चलिए, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बस धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आइए भाई आइए, बिना समय गवाए कार्यवाही को आगे बढ़ाएं, ठीक है ना। कार्यवाही को आगे बढ़ाएं, ठीक है, ठीक है। यस यस, बस 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 बेटा, बस हो गया हो गया हो गया, थैंक यू धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बस हो गया, है ना। मैरिज एनिवर्सरी नहीं है बेटा, रिंग सेरेमनी एनिवर्सरी है। ठीक है, सगाई की सालगिरह, वर्षगांठ। चलिए, गांठ तो बन चुकी है अब, ठीक है। तो पहला टॉपिक जो आज का है वो है फ्लोट। व्हाट इज फ्लोट? फ्लोट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है ना। व्हाट इज फ्लोट? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आज अपने को ये पढ़ना है, ठीक है। और दूसरा, हम लोग थर्मो प्रोसेसेस को आज स्टार्ट कर लेंगे। देखो खत्म नहीं हो पाएंगे, पर ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम चीजें कवर हो जाएं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये थोड़े से लंबे हैं, थर्मो प्रोसेसर थोड़े से लंबे, है ना। तो इसमें कई सारे लॉ आते हैं, कई सारे प्रोसेसेस आते हैं। आपको 4 प्रोसेस के नाम सुनने हैं, जिनमें से 2 को डिटेल में पढ़ना है, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। कौन कौन से 4 प्रोसेस है मैं आपके सामने लिखता हूं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसको हम आज ही से शुरू कर देंगे। आइसोथर्मल की कहानी आज ही से शुरू कर देंगे, ठीक है ना। दूसरा आता है ए डायाबैटिक प्रोसेस, ए डायाबैटिक प्रोसेस, इसको कल पढ़ेंगे। ए डायाबैटिक को अपन कल पढ़ेंगे, ठीक। तीसरी चीज, तीसरी चीज एक आता है आइसोकोरिक प्रोसेस। ये छोटा सा है, इसका बस नाम नाम जानना है आपको, ज्यादा डिटेलिंग इसकी नहीं है, ठीक है ना। मतलब ज्यादा लंबा ये नहीं है तो डिटेलिंग आपको चारों की जाननी है। इन दोनों में कैलकुलेशन ज्यादा है, मतलब डेरिवेशन कैलकुलेशन फॉर्मूला वगैरह थोड़ा सा ज्यादा है। ये दोनों लंबे लेंथ वाले हैं। आइसोकोरिक और आइसोबारिक आता है फिर लास्ट में, आइसोबारिक, ठीक है ना। ये लेंथ में छोटे हैं, एक सिंगल सिंगल ही फॉर्मूला इनका, ठीक है ना। और ज्यादातर सवाल इन दोनों से पूछा भी नहीं जाता, ज्यादातर सवाल इन दोनों से ही पूछा जाता है। आइसोथर्मल और ए डायाबैटिक क्या होते हैं, कैसी सब चीजें चलती हैं, करेंगे बात आराम आराम से, टेंशन अभी क्यों लेनी है आपको, ठीक है ना। पहला फोकस आपका होना चाहिए फ्लोट पढ़ने में, फ्लोट सीखने में, ठीक है ना। कल हमने ज़ोलॉट सीखा था, जीलॉट क्या था, जीलॉट जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, है ना भाई, कि 2 बॉडीज का टेम्परेचर अगर इक्वल है और उस बॉडी का किसी तीसरे के साथ भी इक्वल है, तो दूसरे तीसरे का भी क्या होगा, इक्वल होगा। ये बड़ी छोटी प्यारी सी बात थी, है ना। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को सीखने से पहले आपको और कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें सीखनी है, और साथ ही साथ सीखनी है साइन कन्वेंशन। यह मैं आपको बता दूं कि साइन कन्वेंशन ज्यादा लॉजिकल लगती है फिजिक्स में, केमिस्ट्री के अंदर साइन पूरे उल्टे हो जाते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ जो बच्चे को दिक्कत आती है वो साइन के साथ आती है, कि साइन कौन सा ले, प्लस ले या माइनस ले। तो मेरे बताने का जो तरीका है वो इस तरीके का है कि आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा कि साइन प्लस था कि माइनस था। आप बस मेरे साथ फील करना टॉपिक को, साइन लगाना आपको खुद आ जाएगा। साइन लगाना आपको खुद आ जाएगा। तो यहां आज जो बात होने वाली है वो साइन कन्वेंशन पर होगी दबा के। खासकर जब फ्लॉट हम शुरू करने वाले होंगे, फ्लॉट से पहले हम लोग साइन के ऊपर दबा के बात करने वाले हैं। तो जब इतनी ज्यादा गहरी बात साइन कन्वेंशन पर होने वाली है, तो आप इस बात को समझिए कि साइन कन्वेंशन सीखने बहुत जरूरी है, तभी आपको ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसके आगे की सब चीजें समझ में इजीली आएंगी, ठीक है ना। आइए शुरू करते हैं फिर कहानी को, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा आएगा वो है वर्क डन, ठीक है ना, वर्क डन। आइए वर्क डन को शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले वर्क डन की बातें आती कहां से है, कब हीट वर्क डन में तब्दील होती है, कब कोई गैस वर्क डन करती है। सबसे पहली बात ये पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं पूरी कहानी को। एक हम सिलेंडर लेंगे बेटा, क्या लेंगे, सिलेंडर लेंगे। ये सिलेंडर ले लिया मैंने, ठीक। इस सिलेंडर के मुंह पर, इस सिलेंडर का मुंह कहां है, ये रहा इसका मुंह, इसके मुंह पर लगा देंगे पिस्टन। इसके मुंह पर लगा देंगे क्या, पिस्टन। ये पिस्टन लगा दी, देखो पिस्टन फिक्स कर दी मैंने इसके मुंह पे, ठीक है। रंग भर दें इसमें,
फील हो पा रही है ना, है ना, फील हो पा रही है ना ये, है ना। ठीक है ना। अब थोड़ा सा शेडेड भी फील हो रहा होगा, या थोड़ा सा और कर दें, थोड़ा सा और कर देते हैं, चलो। अब फील हुई। अब फील हुआ कि एक ढक्कन रखा हुआ है इसके ऊपर, एक, है ना, एक ढक्कन रखा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। अब ये रही गैस आपकी, इसमें गैस है, ठीक है ना, इसमें गैस है। अब बात को सुनना कि हुआ क्या, हुआ ये कि हमने गैस का प्रेशर इंक्रीज करने की कोशिश करी। हमने सोचा कि भाई गैस जो है ना वो प्रेशर लगाए, तो प्रेशर बेचारी सब जगह लगाती है, वो तो यहां भी प्रेशर लगाएगी, वो तो यहां भी लगाएगी, वो तो नीचे भी लगाएगी, वो तो ऊपर भी लगाएगी। तो जब गैस ऊपर की तरफ प्रेशर लगाती है तो एक तरीके से ऊपर की तरफ फोर्स एग्जर्ट करती है। क्या यह बात कहनी गलत है क्या? आप मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर ऊपर की तरफ प्रेशर लगा रही है पिस्टन को ऊपर उठाने के लिए, सोचना गैस ने काम किया पिस्टन को ऊपर उठाने के लिए, ठीक है, गैस ने काम किया पिस्टन को ऊपर उठाने के लिए, तो फिर ऐसा कह सकते हैं कि फोर्स लगाई है गैस ने। सोचो हां या ना, आराम से सोच के बताओ बात सही है कि नहीं, है ना। जब गैस पर काम करने का लोड होगा कि भाई काम करना पड़ेगा, है ना, तो फिर वो फोर्स तो लगाएगी। तो ये जरूरी है कि आप नीचे पहले आग लगाओ, पहले तो हम हीट से वर्क डन करवाएंगे ना। अपने आप तो गैस ऐसा नहीं है कि भाई इतनी अच्छी गैस हो कि जो अपने आप ही पिस्टन को उठाना शुरू कर दे, नहीं, आपको पहले नीचे आग लगानी पड़ेगी। तो आप आग लगा दे, आइए नीचे आग लगा देते हैं। ये हमने नीचे से आग दे दी, अब नीचे से आग मिल रही है, गैस गर्म हो रही है, गैस गर्म हो रही है, गैस फैलेगी, गैस फैलेगी, गैस फैलेगी, गैस फैलेगी, गैस अपनी वॉल्यूम बढ़ाएगी, प्रेशर लग रहा होगा तो ये पिस्टन को ऊपर उठाने की कोशिश रहेगी। हां या ना बोलो, पिस्टन को ऊपर उठाने की कोशिश रहेगी। तो ऐसा सोचना कि ये पिस्टन उठ करके यहां से यहां पहुंच गई है, ठीक है, ये भूतिया सी पिस्टन ऊपर उठ करके, ठीक है ना, भूतिया सी पिस्टन ऊपर उठ के यहां से यहां पहुंच गई है। फील कर पा रहे हो आप, है ना भैया, ये बात फील हो पा रही है आपको? लो अब करो फील आराम से, ठीक है। तो गैस ने क्या किया बेटा, प्रेशर लगाया, और प्रेशर लगाने से इमेजिन करना कि ये डिस्क आपने थोड़ी सी ऊपर उठवा दी। ऐसा होता है ना जैसे कुकर की सीटी, प्रेशर कुकर में प्रेशर बनता है तो सीटी ऊपर को उठती है, बस वैसा ही समझ लो। वैसा ही ये हो रहा है कि यहां से हिल करके यहां पहुंच गई तो कुछ डीएक्स ऊपर गई है। क्या ऐसा कहना सही है? डीएक्स लेंथ ले ली हमने, ठीक है ना, डीएक्स लेंथ ले ली कि भाई ये जो ऊपर गई है डीएक्स ऊपर गई है। अब मुझे बताओ वर्क डन कैसे लिखा जाएगा, फटाफट से बता दो वर्क डन कैसे लिखा जाएगा। सर वर्क डन तो होता है एफ वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर का इंटीग्रेशन, एफडीएक्स इंटीग्रेशन। देखा हुआ आपने पहले भी, वर्क को ऐसे भी लिखते हैं, लिखते कि नहीं लिखते एफडीएक्स? बोलो यार, लिखते हैं कि नहीं लिखते? बिल्कुल लिखते हैं। अच्छा, एफ वेक्टर डीएक्स वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है ना, तो कॉस जीरो है यहां पर। क्यों सर कॉस जीरो क्यों है? कॉस 0 डिग्री क्यों है? कॉस 0 डिग्री है बेटा, देखो ना, ऊपर ही फोर्स है, ऊपर ही डीएक्स है, ऊपर ही गैस ने फोर्स लगाई, ऊपर ही डिस्प्लेसमेंट कराई, तो कॉस 0 डिग्री इज 1, कॉस 0 इज 1। आ जाओ फिर, ठीक है, एफ डीएक्स। अच्छा आगे सुनो, अब भाई ये जो फोर्स होती है, क्या मैं इसको लिख सकता हूं प्रेशर इंटू एरिया? बिकॉज प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया। तो यहां से फोर्स बन जाती है पीए, यस और नो? आराम से सोच के बताना, कोई जल्दी नहीं, आराम से सोच के बताओ। प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया, क्या प्रेशर लग रहा है क्या? ऑब्वियसली फोर्स लगना मतलब प्रेशर लगना ही है। यहां पर फोर्स इज इक्वल टू पीए, यहां पे पीए पुट कर दो, ये आ जाएगा पीए डीएक्स। हाँ या ना? क्या आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा पीए डीएक्स। अब एक बात बताओ, ये एडीएक्स क्या होता है? व्हाट इज दिस एडीएक्स? क्या होता है ये एडीएक्स? देखो, इस
डिस्क का एरिया ए है, ये जो पिस्टन का ये जो गोला डिस्क बना हुआ है, इसका एरिया हम लोगों ने ए लिया है ना, इसी पे फोर्स लग रही है ना भाई, तो इसको हमने क्या लिया है, ए लिया है। ठीक है, इस बैच में पढ़ाते हो तुम, पढ़ाते हो तो आ जाओ। ये देखो भाई, आज कौन आया है, आज आए हैं टेक्नो गेमर। थोड़ा चैट वैट ऑन कर देते हैं। हैप्पी एंगेजमेंट एनिवर्सरी सर। आज है मेरी। अच्छा ऐसा सर, हैप्पी एंगेजमेंट एनिवर्सरी। थैंक यू। कोई पार्टी नहीं मिलेगी। अभी पार्टी ले रहा हूँ बच्चों, आप लोग की बिहाफ पे भी सर से पार्टी ले लेता हूँ, ठीक है। इनको जानते हैं आप? ओए बच्चे सर एकदम हाँ जानते हैं। कंप्यूटर बनाना चालू कर दिया सर इन्होंने आपको अच्छा, देख के ही। नहीं वो कंप्यूटर नहीं सर, कुछ और बनाया है। कंप्यूटर बनाना चालू अच्छा। कर दिया आपको देखते ही। हेलो सर, मेरा बैकलॉग बहुत है, मैं क्या करूँ बताइए सर। बताओ यार। टेक्नो सर कुछ ये मत आ गया, करो यार। आ गया टेक्नो गेमर आ गया। एआई का यूज कर लो आईटी कुछ सर जी। ऐसे। हाँ एआई का कुछ यूज कर लो यार। ओके टेक्नो सर। यस Hi, नमस्ते नमस्ते कर। अरे यार अरे नहीं, बड़ा भाई हमेशा बड़ा होना चाहिए। चलो सर, आपने सॉन्ग नहीं सुनाया। सॉन्ग सुना दो सर। नहीं आप नहीं मेरे से नहीं कह रहे, तुमसे कह रहे, सुनाओ। नहीं मैं नहीं सुना रहा हूँ, आप सुनाओगे। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ओजी सर। यस भाई, सॉफ्टवेयर बनवा लो, हार्डवेयर बनवा लो, कोई से छोटे और बड़े से बड़े जुगाड़ करवा लो, उसके लिए आदमी फेमस है। पाइथन अभी स्टार्ट होगी, अभी तो आप लोग का स्टार्टिंग के लेक्चर। आपको ऐसा लगता होगा कि अब ओला उबर रैपिडो की जो सर्विसेज हैं वो लोगों को यहां से वहां ले जाने के लिए यूज करते होंगे। नहीं, गलत है, ये गलत है। ये एक ऐसा आदमी है जो रैपिडो वालों से अपना घर शिफ्ट करवा सकता है। हाँ सच में, कैब वाले, रैपिडो वाले, मतलब ये आदमी इतना जुगाड़ू है ना भाई। नेक्स्ट लेवल जुगाड़ू आदमी है भाई। ठीक है, तो यार इनको कोई एआई से जनरेटेड सॉन्ग सुना देना मेरी आवाज में। ठीक है, ठीक है, डन है। चलो मेरी क्लास में सॉन्ग सुनाता हूँ। सर की क्लास में आपको मेरी आवाज में, कल है क्लास ना, कल सुनाता हूँ। एआई जनरेटेड सॉन्ग सुनने को मिलेगा। ठीक है ना। डन है। सर आप लाइव क्लास लीजिए सर, लाइव क्लास की बहुत डिमांड है यार। हाँ यार करवाते हैं कुछ करो वैसे बोला हुआ है लाइव कुछ क्लास करो के यार। लिए। चलो ठीक है बच्चे, बाय बाय। सुनवाते कल सॉन्ग सुनवाते हैं। हाँ बेटा, आज पीडब्ल्यू ऑफिस से ले रहे हैं क्लास हम। चलो सर ठीक है, मिलते हैं। बाय बाय। थैंक यू सो मच सर। सर पार्टी के लिए वेट कर रहा हूँ मैं। कोई पार्टी नहीं होगी सर। बाय बाय। चलो भाई, चलो ठीक है। गुरुजी से तुमको मिलवा दे कंप्यूटर वाले। ठीक है ना, आप सब पे कंप्यूटर वाली कृपा बनी रहे। ठीक है। हाँ, मैं क्या कह रहा था, मैं तो ये कह रहा था कि एरिया इंटू डीएक्स क्या होता है भाई। देखो, ये एरिया है, ये एरिया है, ये डीएक्स है। कभी भी आप एरिया इंटू हाइट निकालोगे तो ये वॉल्यूम नहीं मिल जाएगी आपको, वॉल्यूम। सोचो है ना। एरिया इंटू हाइट क्या है ये बेटा, एरिया इंटू हाइट ही है। ए इंटू डीएक्स क्या है, ये वॉल्यूम है। तो असल में जो ए डीएक्स होता है, जो एरिया इंटू डिस्टेंस होता है, एरिया इंटू हाइट होती है, दिस इज एक्चुअली में डीवी। कौन है ये डीवी भाई? छोटा चेंज अगर एक्स में है तो छोटी सी ही तो वॉल्यूम मिलेगी ना। छोटा चेंज अगर एक्स में आया, ये आपको मैंने बड़ा दिखाया, इतना बड़ा चेंज नहीं होगा, छोटा सा चेंज की बात यहां पर कर रहे हैं। छोटा चेंज आया तो छोटी सी वॉल्यूम दिखाएगा, बात सही है। तो यहां से ए डीएक्स क्या बन गया बेटा, ए डीएक्स बन गया, पी तो है ही है, ए डीएक्स बन गया डीवी। तो बेटा वर्कडन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन पीडीवी, समझ लीजिएगा। वर्कडन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन पीडीवी। लेकिन कब? तब जब गैस वर्क कर रही हो, जब गैस काम चोरी ना करे तुम्हारी तरह, काम करे, सच में काम करे और पिस्टन को ऊपर उठाए। तो देखो ये क्या करती है, ये कांस्टेंट प्रेशर लगता रहेगा। यहां पर जो P है, इसका मतलब कांस्टेंट प्रेशर लग रहा है। ये वैसे प्रेशर वॉल्यूम पे डिपेंड भी करता है, तो इसलिए इसको इंटीग्रेशन के अंदर रखा हुआ है। इसको एक सेकंड रुकना जरा भाई, साइलेंट कर ले फोन। हाँ जी, तो मैं कह रहा था, क्या कह रहा था मैं? हाँ, मैं ये कह रहा था कि प्रेशर वैसे वॉल्यूम पे डिपेंड भी करता है किसी केस में, इसलिए इसको इंटीग्रेशन के अंदर रखा हुआ है। जब ये कांस्टेंट आएगा तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, वो देखेंगे कब क्या कहां पर आएगा। लेकिन वर्कडन का फॉर्मूला यही है, इंटीग्रेशन पीडीवी। ठीक है ना। और अगर आपको इंस्टेंटेनियस वॉल्यूम का चेंज नहीं चाहिए, मतलब इंस्टेंटेनियस वर्क आपको नहीं चाहिए कि भाई अभी बताओ अभी कितना वर्क हुआ, अभी बता, छोटे से डीवी के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं, तब आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। लेकिन अगर वॉल्यूम में कोई बड़ा चेंज है, अगर वॉल्यूम में कोई सिग्निफिकेंट चेंज है, तब आप इसको लिख सकते हो पी डेल्टा वी। तब आप इसको लिख सकते हो पी डेल्टा वी, यानी वॉल्यूम का चेंज मल्टीप्लाई बाय प्रेशर इज कॉल्ड वर्क डन। तो ये वर्क डन ही है, पी डेल्टा वी को बोलते हैं वर्क डन। समझ गए? क्लियर हुआ ना?
P डेल्टा V। अब इसको आप ऐसा भी समझ सकते हो, देखो अगर आप वर्क करोगे, मतलब अगर आप गैस से वर्क करवाओगे तो वो वॉल्यूम में चेंज लेके आएगी। सॉरी, अगर आप गैस से वर्क करवाओगे तो वो वॉल्यूम में चेंज लेके आएगी। एक तरीके से ये बात अपने को यहां पर समझ में आती है ना, गैस से अगर आपने काम करवाया तो वो वॉल्यूम को बढ़ा देगी या घटा देगी, है ना। वॉल्यूम बढ़ रही है तो ये स्पेस बढ़ जाएगा ना, अब यहां तक गैस आ जाएगी, सोचो है कि नहीं। जब ये पिस्टन उठ के यहां से यहां चला गया तो इधर इधर तक भी गैस आ जाएगी। अब यहां भाई, यहां इधर भी सब जगह गैस होगी फिर, है कि नहीं। तो ये वाली कहानी है, ठीक है। क्लियर करना वाली बात बेटा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आई होप आपको कि वर्क डन का फॉर्मूला कैसे डिराइव किया गया। छोटी सी डेरिवेशन है, प्यारी सी डेरिवेशन है, ठीक है। टेंशन नहीं लेना इस चीज की, ठीक है। अब मैं काम करता हूं, आपको ये चीज फील करवाता हूं कि कैसे आपने साइन पॉजिटिव लेना है और कब आपने साइन नेगेटिव लेना है, ठीक है ना। आइए आरडीएक्स फील दें आपको, ताकि आपको फटाफट याद होता चला जाए कि क्या कहानी है। आरडीएक्स फील, आप एक बात बताओ, देखो या तो वर्क डन बाय द गैस होगा या फिर वर्क डन ऑन द गैस होगा। बोले तो या तो गैस वर्क डन करेगी जब गर्म हो जाएगी, तो जब आप गर्म कर दोगे गैस को तो गैस वर्क डन करेगी, फैलाएगी चीज को। तो जब गैस काम कर रही हो, ध्यान से समझना, जब हम गैस को बोलें कि भाई चल तू काम कर, हम बैठे हैं आलसियों की तरह। हम तो भाई फिजिक्स वाले लोग हैं ना, हम तो फिजिसिस्ट है ना भाई, हम तो चीजों को ऑपरेट करते हुए देखते हैं। इस चीज को फील करना, हम खुद काम करना नहीं चाहते भाई, हम चाहते हैं कि हम कम से कम काम करें, हमें गैस पे वर्क डन ना करना पड़े। हम गैस पे वर्क डन कैसे करते हैं ये भी बताता हूं आपको। हम पिस्टन को लेकर के नीचे दबाते हैं, उससे गैस की वॉल्यूम कम हो जाती है, फिर से वॉल्यूम में चेंज आया कि नहीं आया। तो वर्क डन चाहे गैस करे चाहे हम करें, वॉल्यूम ने तो चेंज होना है। बस एक बार पॉजिटिव चेंज आएगा, एक बार नेगेटिव चेंज आएगा। अब मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, मुझे एक बात बताना, जब गैस वर्क डन करती है तो वॉल्यूम बढ़ता है कि नहीं, हाँ या ना। यही फील है इस बात की, जब गैस वर्क डन करेगी तो वॉल्यूम बढ़ेगी या नहीं, बढ़ेगी ना। बढ़ेगी तो मतलब प्लस होता है या माइनस होता है, खत्म बात। यही फील है इस चीज की। जब गैस वर्क डन करेगी तो इन्फ्लेट होगा, बलून फूल रहा है मानो, वॉल्यूम बढ़ रही है मानो। तो वॉल्यूम जब बढ़ रही है तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि नेगेटिव साइन है, पॉजिटिव साइन है। केमिस्ट्री वाले पता नहीं क्यों उल्टा करते हैं, केमिस्ट्री वाले बोलते हैं वर्क डन बाय द गैस नेगेटिव ले लो, वर्क डन ऑन द गैस पॉजिटिव ले लो। नहीं, खुद सोचो, खुद सोचो, जब गैस वर्क डन करेगी तो फैल रही है, सिस्टम बड़ा कर रही है, वॉल्यूम बढ़ रही है तो कुछ मिल गया कि कम हो गया? बताओ मुझे सोच करके, ज्यादा लॉजिकल लगा कि नहीं लगा आपको? वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव होना चाहिए, यह बात सही है कि नहीं, है ना। क्यों? क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है भाई, सिस्टम इज एक्सपेंडिंग, सिस्टम एक्सपैंड कर रहा है। आप भी चाहोगे कि आपकी कमाई आगे जाकर के एक्सपैंड करे, आपका वर्चस्व आगे जाके एक्सपैंड करे, आपका एम्पायर, आपका साम्राज्य जो आप खड़ा करोगे वो जाके एक्सपैंड करे, आप कोई कंपनी खड़ी करते हो जाके एक्सपैंड करे। सही बात है कि नहीं? तो एक्सपेंशन इज गुड भाई। वॉल्यूम यहां पर क्या करती है? बढ़ती है। और अगर हम गैस पर वर्क डन कर दे तो, हम गैस को पकड़ के दबा दे तो किसी को दबाना, किसी पे शोषण करना, ये अच्छी बात है क्या? नहीं ना। किसी को दबाना, किसी को छोटा कर देना, किसी को कमजोर कर देना, ये अच्छी बात नहीं है भाई। इसलिए नेगेटिव साइन देते हैं फिजिक्स वाले। इसलिए मुझे ज्यादा लॉजिकल ये नहीं, ये देखो बायसनेस नहीं है कि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं तो मैं भाई फिजिक्स वालों को सपोर्ट करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बायसनेस नहीं। मैं केमिस्ट्री भी पढ़ाता हूं। जब मैं ऑफलाइन के अंदर था तो मैंने 9th और 10th फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ाई है, बायो पढ़ाई है 9th 10th पर, और 11th 12th में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ाई है। बस फिजिक्स मैंने नीट लेवल पर पढ़ाई है और केमिस्ट्री मैंने लोकल नॉर्मल लेवल जो 11th 12th होती है उस लेवल पर पढ़ाई है, जो बोर्ड लेवल होता है, मतलब जो आप लोग पढ़ते हो ये, इस लेवल पर मैंने केमिस्ट्री पूरी पढ़ाई हुई है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक तीनों। तो ऐसा नहीं है कि मेरी कोई दुश्मनी है निजी, मेरी दुश्मनी कैसे हो सकती है? मेरी तो बीवी केमिस्ट्री की टीचर है भाई, घर में थोड़ी ना दुश्मन पालेंगे, पिटाई तो मेरी होनी है फिर, है ना। तो ऐसा नहीं है, मुझे थोड़ा सा ज्यादा लॉजिकल तरीका लगता है,
समझने का, और मैं वैसे ही समझा देता हूं जैसा मैं खुद समझाता। देखो बचपन में मैंने ऐसे ही समझा था इसको, तो मैंने वैसे ही आप लोग को समझा दिया। थोड़ा सा लॉजिकल लगा कि नहीं लगा, है ना? किसी को दबाना अच्छी बात नहीं है भाई, गैस के ऊपर वर्क डन करना जिससे कि गैस बेचारी दब जाए, जिससे गैस बेचारी कंप्रेस हो जाए, क्या आपको लगता है ये कोई अच्छी बात है? तो इस तरीके से मैंने याद कर रखा है, ठीक है? तो आई होप आप भी ये चीज फॉलो करोगे। अच्छा मुझे बताओ लॉजिकल लगा या नहीं लगा? मतलब मेरी बात आपको लॉजिकल लगी कि नहीं लगी? मैंने चैट ऑन कर दी, आप अपने अपने विचार रख सकते हो, आप अपने विचार रख सकते हो। बताओ बताओ। ठीक है ना, ठीक है ना भाई, ठीक है ना? तो याद हो जाएगा ना, तो याद हो जाएगा ना, बस मैं यही चाह रहा हूं कि याद हो जाए, ठीक है? सही है, सही है। ज्यादा लॉजिकल लगा ना? हाँ, सेम 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 सेम, मतलब मुझे भी ज्यादा लॉजिकल यही लगता है, ठीक है? अबे सॉन्ग सॉन्ग मत करो यार तुम, हर बात पे सॉन्ग सॉन्ग, बात तो सुनते नहीं, सॉन्ग सॉन्ग सॉन्ग। आओ फ्लोट पढ़ते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है? देखो भैया, साफ साफ लिखा हुआ है, दिस लॉ इज बेसिकली द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर ही बना है, ठीक है? ये तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है, बात को समझना। मैं तीनों के साइन कन्वेंशन आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। तीनों के, ये जो तीन चीजें हैं जिनसे मिलकर के ये बना है, तीनों की साइन कन्वेंशन मैं यहां पे समझाऊंगा फिर से एक बार, टेंशन ना लो, फिर से समझाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है? और लॉजिकल तरीके से, मोस्ट लॉजिकल वे जो मुझे आता है मैं उस तरीके से समझाऊंगा। जैसे वर्कडन समझाया ना, बस वैसे ही समझ लो, फील के साथ, फील के साथ। यहां देखो, फ्लोट कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि भाई एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। हां तो पता है तो हमको, ये कोई नई बात बताओ? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो हमको आता ही है, उसी पर बेस्ड ये फ्लोट है, उसी पर बेस्ड ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ये क्या कहता है मैं आपको समझाता हूं। ये कहता है कि अगर आपने हीट सप्लाई करी है, दिस इज हीट सप्लाइड, वैसे इसको हीट खींचना भी कह सकते हो आप, कि हीट खींची है, किसी सिस्टम को ठंडा कर दिया भाई, उसमें से हीट निकाल ली तो सिस्टम ठंडा हो गया, हीट डाल दी तो सिस्टम गर्म हो गया। हाँ या ना बोलो? तो दिस इज हीट का चेंज, क्या बोलेंगे इसको? हीट का चेंज, ठीक? तो जो भी आपने हीट दी है, फ्लोट कहता है कि वो दो हिस्सों में बटेगी। अच्छा जी, कौन कौन से दो हिस्से? कह रहा है वो जो हीट आपने दी है, वो हीट कुछ तो गैस की इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में जाएगी। अब वो क्या होती है इंटरनल एनर्जी? भाई गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो यहां वहां फिर रहे हैं, वो यहां वहां घूम रहे हैं, उनको और मिल जाएगी, वो और घूमेंगे फिरेंगे। अब बात समझ रहे हो ना? तो उनकी कुछ वो भी तो एब्जॉर्ब करेंगे ना एनर्जी। भाई आपने हीट दी, आपने गर्मी दी, कुछ पार्टिकल भी तो हलचल मचाएंगे ना, बोलेंगे हाँ हाँ उठ रहे हैं यार, परेशान कर रखा है, जब देखो तब नीचे लक्कड़ लगा देता है, जब देखो तब नीचे आग लगा देता है, जब देखो तब समझता है कि हम पाव भाजी है, पाव भाजी वाली भाजी समझता है हमको, नीचे से तवे में आग लगा देगा, कहेगा चलो उछलो अब, है ना? तो यही तो हो रहा है, आपने हीट दी तो उसका एक पार्ट चला गया उन पार्टिकल्स को जगाने में, कि उठो बे, शांत नहीं बैठना, चलो चलो फटाफट उठो। तो उनकी इंटरनल एनर्जी को एक्साइट करने में कुछ भाग चला जाता है, बचा हुआ भाग गैस से वर्क डन करवाता है ना? आपने और हीट देते रहे, मान लेते हैं, और हीट दिए जा रहे हो, क्या होगा? थोड़ी देर के बाद गैस ऊपर पिस्टन की तरफ प्रेशर लगाना चालू कर देगी, उससे पिस्टन ऊपर उठ जाएगा, बस। तो कभी भी आप हीट दोगे तो उसका सर्वप्रथम जो पार्ट होगा वो इंटरनल एनर्जी के चेंज में जाएगा, बचा कुचा भाग जो होगा वो वर्क डन में जाएगा, ठीक है ना? और वर्क डन को हम पहले से जानते हैं पी डेल्टा वी, यस और नो? पी डेल्टा वी ये हमने पहले से डिराइव कर लिया है बेटा, तो बार बार बताने की जरूरत नहीं, ठीक है ना? यहां क्या आ गया? यहां आ गया डेल्टा यू, और यहां आ गया डेल्टा क्यू। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बस यही था। कितना लॉजिकल है देखो, कितना मतलब कितनी छोटी सी बात है। आपने हीट दी, उस हीट का एक हिस्सा जाकर के इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रहा है, और बचा कुचा जो हिस्सा है वो जाकर के गैस से वर्क डन करवा रहा है, बस। मान लेते हैं अब आपने 100 जूल की एनर्जी प्रोवाइड करवाई, 100 जूल की, ठीक है? इंटरनल एनर्जी 20 जूल लग गई, तो बचा हुआ वर्क डन कितना हुआ होगा? बचा हुआ 80 जूल। समझ गए ना भाई? 100 का कुछ पार्ट चला गया यहां, बचा हुआ पार्ट चला गया यहां,
80 जूल चला गया यहां, बात खत्म। क्लियर है ना, समझ गए ना भाई बात को? तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही, ठीक है ना। नीचे से आपने आग लगाई यानी हीट का, ये लिख देता हूं मैं इस बात को, ये तो चलो एग्जांपल दिया था, इस बात को लिख देते हैं भाई, ठीक है। ये है हीट का चेंज, ठीक है ना। हीट सप्लाइड बोल लो या हीट निकालना बोल लो, एक ही बात है ना। हीट चेंज का कुछ पार्ट चेंज इन इंटरनल एनर्जी में गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी में गया, है ना, और बचा हुआ पार्ट वर्क डन में जाएगा, बचा हुआ पार्ट वर्क डन में जाएगा। समझ गए? तो लॉ लिखने में ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी मुझे लगता है तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ही बेस्ड, समझ गए ना, है तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ही बेस्ड, ठीक है ना। बची कुछ एनर्जी वर्क डन में चली जाएगी और वर्क डन को आप पी डेल्टा वी भी लिख सकते हो। बोलो भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, हजम कर लो इस बात को। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी यार, आसान चीज है, ठीक है ना। हा, है ना, हजम कर लो एक बार फटाफट से, ठीक है। अच्छा, एक बात बताना, बच्चा पूछता है इंटरनल एनर्जी में चेंज आता कैसे है सर? वर्क डन तो चलो हमने पी डेल्टा भी देख लिया, इंटरनल एनर्जी में चेंज आता कैसे है? बेटा मैंने आपको एक बात बताई थी पिछले चैप्टर में, केटीजी, मैंने बोला देख के आना पड़ेगा वो चैप्टर, तभी केटीजी पहले करवाया जाता है, थर्मो बाद में, उल्टा नहीं चलता काम। डेल्टा यू होता है एनसीवी डेल्टा टी, यस और नो? ये फॉर्मूला हमने पहले भी देखा हुआ है कि नहीं देखा हुआ? आप एक बात बताओ, अगर आप हीट सप्लाई कर रहे होगे, सोच के बताना, मैं थोड़ा सा और डिग इन कर रहा हूं, थोड़ा सा और खोद रहा हूं चीज को, ताकि आप बात को अच्छे से पकड़ो और आपको याद भी हो जाए। देखो, जब आप हीट देते हो तो हीट दे के आप सिस्टम का टेम्परेचर एक तरीके से बढ़ाते हो। भाई देखो, एन तो नहीं बढ़ना, एन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स, ये तो नहीं बढ़ने। सीवी भी नहीं बढ़ना, सीवी क्या होता है? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये भी नहीं बढ़नी। लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम अगर है तो टेम्परेचर अवश्यम भावी बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो बेटा इंटरनल एनर्जी कैसे ना बढ़ेगी? समझ गए ना? तो जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं, है ना, व्हेन हीट इज सप्लाइड, जब हीट बढ़ाते हैं सिस्टम की हम, ठीक है, तो टेम्परेचर भी सिस्टम का क्या करता है? बढ़ता है कांस्टेंट वॉल्यूम पर। सीवी की बात हो रही है कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो इंटरनल एनर्जी भी क्या करेगी? उसकी बढ़ेगी। इंटरनल एनर्जी भी क्या करेगी? उसकी बढ़ेगी। हां या ना? यस और नो, खत्म बात। क्लियर हो गया ना? तो कोई आपसे ये पूछे अगर आकर के कि भाई ये तो बताओ डेल्टा यू कैसे बढ़ रहा है, फॉर्मूला दिखा देना उसको बोलना ले पकड़ ये फॉर्मूला, अब समझ जा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात कर रहे हैं तो हीट देने से तापमान बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। ठीक, चलिए अब बात करते हैं साइन कन्वेंशन की। एक साइन कन्वेंशन मैं आपको सिखा चुका हूं, फिर से लिखता हूं, लेकिन उसको देखो, यहां पर ना 3 चीजें आती हैं। यहां पर कितनी चीजें? 3 चीजें, हीट, इंटरनल एनर्जी और वर्क डन। वर्क डन पर बात हो चुकी है, फिर भी दोबारा लिखता हूं। एक बात हो चुकी है वर्क डन पर, फिर बात करेंगे इंटरनल एनर्जी पर, ठीक, और फिर बात करेंगे कौन बच गया? हीट, ठीक है ना। ये 3 पर बात होगी, ये तीनों से मिलकर के फ्लोट बना है, हां या ना बोल दो, है ना। ये तीनों से मिलकर के ये फ्लोट बना है, और अब तीनों के सिंबल देख लो, W, डेल्टा U, डेल्टा Q, है ना। हीट चेंज है, इंटर एनर्जी चेंज है, डेल्टा लगाया जा रहा है क्योंकि बढ़ती है, पहले भी तो कुछ ना कुछ रही होगी ना, हीट भी जीरो तो नहीं होगी, पहले भी कुछ ना कुछ रही होगी, तो डेल्टा Q। सही है, ठीक है। अब देखो, वर्क डन 2 तरीके से होता है, या तो गैस पर होगा या गैस करेगी, या तो बाई द गैस या फिर ऑन द गैस। बात सही है कि नहीं? हां जी, सही बात है बिल्कुल। या तो गैस करेगी या तो गैस पर होगा, है ना। इंटरनल एनर्जी या तो बढ़ेगी या तो घटेगी, या तो इंक्रीज करेगी या तो डिक्रीज करेगी। सही बात है। और हीट या तो सप्लाई करेंगे या तो निकालेंगे।
है ना, यहां तो हीट। और मैं एक बात बताऊं, अब आप खुद बताओगे प्लस और माइनस साइन क्या आएगा, क्योंकि मैंने आपको एक चीज की फील दे दी। जब टीचर और स्टूडेंट में एक सिंक बन जाता है ना, जब एक फील बन जाती है ना, तो फिर ये वाइब जो है वो मैच करती है। और मुझे यह लगता है कि आप सभी प्लस और माइनस के आंसर मेरे बिना बताए वही दोगे जो होने चाहिए और जो फिजिक्स में होते भी हैं। मैं अभी आपसे चैट ऑन करके पूछूंगा, ठीक है ना। तो देखो यार, या तो आप हीट को सप्लाई करोगे या फिर हीट को बाहर निकालोगे, है ना। यानी कि या तो हीट गैस एब्जॉर्ब करेगी, है ना, सप्लाई करना ही तो हो गया ना, जब गैस ने एब्जॉर्ब कर लिया हमने सप्लाई कर दिया, है ना, एब्जॉर्ब्ड बाय गैस, ठीक है। यानी गैस को मिली और गैस ने छोड़ी, रिलीज्ड बाय गैस, रिलीज्ड बाय गैस। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप मेरे साथ सिंक हो गए हो, अगर एक टीचर स्टूडेंट के बीच में सिंक बन चुका है, ये सिंक्रोनस सिचुएशन आ चुकी है, आप और मैं एक फील से जुड़ गए हैं, एक धागे से जुड़ गए हैं, तो आप सारे आंसर वही दोगे जो मेरे मन में है। आओ दिखाता हूं जादू आपको, आओ दिखाता हूं टीचर स्टूडेंट का असली कनेक्शन क्या होता है। बताओ वर्क डन बाय द गैस क्या आना चाहिए, प्लस या माइनस, क्या लगता है आपको। मैं एक एक करके पूछूंगा, वर्क डन बाय द गैस क्या आना चाहिए। जब गैस काम कर रही होती है तो वॉल्यूम बढ़ा रही होती है, वॉल्यूम बढ़ाना, एक्सपैंड करना। बताओ प्लस या माइनस। यस, प्लस आएगा, बिल्कुल प्लस आएगा। अच्छा, वर्क डन जब गैस पर करें तो, गैस पर वर्क डन कर दे तो, मतलब गैस को दबा दे पकड़ के हम, क्या लगता है तब क्या होगा। जब वर्क डन गैस पर किया जाए, किसी को दबा दिया जाए, यह एक पॉजिटिव चीज है या नेगेटिव चीज है। देखो, आपका माइंड लॉजिकल है तो वो खुद ही आंसर सही करेगा, माइनस होगा ऑब्वियसली, ऑब्वियसली। अच्छा, अब देखो, इसके बारे में तो मैंने आपको नहीं बताया कौन प्लस है कौन माइनस है, लेकिन अब लॉजिक से सोचोगे, सिंक होकर के सोचोगे तो आपको बात समझ में आएगी। आप बताओ, इंटरनल एनर्जी का बढ़ना, हलचल बढ़ना, एक पॉजिटिव साइन है कि नेगेटिव साइन है। गैस के अंदर हलचल बढ़ जाना, एक कोई एक्टिविटी नहीं हो रही और एक एक्टिविटी हो रही है, क्या लगता है, क्या लगता है। इंटरनल एनर्जी का इंक्रीज होना एक पॉजिटिव साइन है नेगेटिव साइन है। बस समझ गए आप बात को। यही होता है सिंक, यही होता है टीचर स्टूडेंट का कनेक्शन। बिना समझाए समझ जाता है, बिना बताए पता चल जाता है। बताओ अगर इंटरनल एनर्जी को डिक्रीज कर दे तो, गैस को ठंडी कर दिया, गैस में से टेंपरेचर खींच लिया, गैस में से हीट खींच ली, बताओ कैसा लगेगा आपको ये सुन करके, कैसा लगेगा गैस के बारे में। मैंने नहीं बताया, ये आप ही बता रहे हो। मैंने नहीं बोला, ये तुम बोल रहे हो भाई, ये तुम बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा, ये तुम बोल रहे हो भाई, ये तुम बोल रहे हो, तुम्हारा दिमाग बोल रहा है, ये तुम बोल रहे हो, तुम्हारा दिमाग बोल रहा है। माइनस यही है फिजिक्स में, यही साइन यूज होते हैं, यही साइन कन्वेंशन यूज होती है भाई, यही साइन कन्वेंशन यूज होती है। इंटरनल एनर्जी अगर डिक्रीज करती है तो नेगेटिव है। अच्छा, अब एक बात बताओ, गैस को हीट मिल गई, गैस ने हीट एब्जॉर्ब कर ली, एक पॉजिटिव चीज है या नेगेटिव चीज है, क्या लगता है, क्या लगता है। गैस ने हीट एब्जॉर्ब कर ली, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द गैस, क्या लगता है, क्या लगता है। गैस को एनर्जी मिल गई है, गैस को हीट मिल गई है, ये एक पॉजिटिव साइन है कि नेगेटिव साइन है। मुझे कुछ भी और फील करवाने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी फील है, आपको ऑलरेडी फील है कि नहीं है, बताओ। और जब किसी ने एनर्जी अपनी रिलीज कर दी, किसी ने छोड़ दी अपनी एनर्जी सराउंडिंग में, तो वो नेगेटिव है। फायर इमोजी लगा दो अगर ये चमत्कार देखने में मजा आया तो। देखो, मैंने तो नहीं सिखाया आपको, मैंने तो नहीं बताया आपको, ये आप ही के कमेंट्स में देख रहा हूं मैं, आपके कमेंट्स के हिसाब से मैंने लिखा है और ये बिल्कुल सही है। सबसे लॉजिकल तरीका यही है भाई, मोस्ट लॉजिकल वे ऑफ थिंकिंग, मोस्ट लॉजिकल वे ऑफ थिंकिंग। इसलिए फिजिक्स इज मोर ऑफ अ लॉजिक देन ऑफ अ रट्टा। इसलिए फिजिक्स में लॉजिक चलता, रट्टा नहीं। इसलिए फिजिक्स में लॉजिक चलता, रट्टा नहीं। बताओ, मेरे बिना सिखाए आप समझ गए, मेरे बिना समझाए आप समझ गए। इसी को बोलते हैं टीचर स्टूडेंट कनेक्शन। आंखों से बातें हो जाएं, एक दूसरे के हृदय में क्या है ये पता चल जाए। सिर्फ फील, आरडीएक्स फील चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है ना। आ गई आरडीएक्स फील तो फायर इमोजी लगा देना भाई। सिर्फ फील से समझाया मैंने भाई, मैंने और कुछ नहीं बताया आपको। ये रट लो वो रट लो ना, कुछ ना रटो, सोचो और बताओ, बस फील करो और बताओ। खुद को एज अ गैस फील करना,
खुद को समझना कि तुम्हें खुद गैस के पार्टिकल हो और तुम्हें एक्सपैंड करने को मिल रहा है, तुम्हें वर्क डन करने को, तुम्हें काम करने को मिल रहा है, अच्छी बात है भाई। जब काम नहीं मिलता ना तो बहुत बुरी हालत होती है भाई। यह है जब आप पर कोई बोझ डाले, यह है नेगेटिविटी। जब तुम्हारी इंटरनल एनर्जी, तुम्हारा एंथुजियाज्म बढ़े, तुम्हारा मन बढ़े कि भाई हां इस काम को करेंगे, ये एक पॉजिटिव साइन है। और तुम्हारे अंदर की मोटिवेशन कम होती रहे, तुम्हारे अंदर वो जो आग जल रही है, जो भी तुम कमेंट सेक्शन में जला रहे हो, वो बुझती हुई दिखे, ये एक नेगेटिव साइन है कि नहीं, है ना। और तुम्हें अगर किसी की बातों से कुछ सीखने को मिले, कुछ चीज तुम एब्जॉर्ब कर पाओ, कुछ ज्ञान तुम किसी से समझ पाओ, ले पाओ, अप्लाई कर पाओ, ये एक पॉजिटिव साइन है। समझ गए ना। और तुम बचा कुचा ज्ञान भी अगर निकाल रहे हो, ठीक है ना, ठीक है, तो वो क्या है, वो नेगेटिव साइन है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्लियर है फिर तो, क्लियर है फिर तो। फायर इमोजी तो रुक ही नहीं रहे, है ना। चलो यार, मैं पानी पी लेता हूं, है ना। मोटी मोटी बातें आज के लिए मैंने सिखा दिया आपको, मतलब बिना बोले ही सीख गए हो आप। चलिए भाई, फिर तो न्यूमेरिकल पर आते हैं सीधा, और तो क्या ही बचा अब जिंदगी में। 1988, मेरे पैदा होने से 6 साल पुरानी बातें। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी फ्लोट इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या पोल लगाना इस पर यार, है। इफ 150 जूल ऑफ हीट इज एडेड टू अ सिस्टम। अब देखो यहां पे साइन कन्वेंशन काम आने वाली है, जो सीखी है ना आपने, जो फील लिया ना आपने, वो आपको काम आएगी। कह रहा है 150 जूल की हीट जो है वो ऐड हुई है सिस्टम में, सिस्टम को मिली है, सिस्टम को मिली है। डेल्टा क्यू 150 जूल, प्लस लें के माइनस लें, मिलना एब्जॉर्ब होना प्लस है, सोचना नहीं ज्यादा, फिजिक्स है, लॉजिक है, आगे बढ़ो। वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम को काम करने को मिला है। गैस, सिस्टम मतलब गैस ही है यार, गैस ने काम किया है, बाय द सिस्टम काम हुआ है भाई। वर्क डन बाय द सिस्टम जो हुआ है वो 110 जूल है, 110 जूल है। क्या बोलते हैं, वर्क डन बोलते हैं ना, सिस्टम ने किया है। जब काम करने को मिलता है तो खुशी होती है भाई। आपको बताना है इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना होगा, यानी डेल्टा यू कितना होगा। लगाइए फॉर्मूला, आंसर निकालिए जल्दी जल्दी जल्दी। रफ में कर लो, फेयर में कर लो, जैसे मर्जी कर लो, जैसे मन करे वैसे कर लो। रफ फेयर जहां मन करे वहां कर लो। क्या है भाई फ्लोट, बाय यूजिंग फ्लोट की इक्वेशन क्या है भाई, जितनी भी आप हीट दोगे उसका एक हिस्सा जाएगा इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में या घटाने में, डिपेंड करता है, मतलब देना लेना क्या हो रहा है, और बचा कुचा होगा वर्क डन, है ना। तो हीट कितना, 150 प्लस में लेने का इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन क्या है, प्लस का 110, ठीक है। इस 110 को यहां ले जाओ, 150 माइनस 110 इज इक्वल टू डेल्टा यू, और डेल्टा यू खुद आ गया 40 जूल। क्या ये प्लस का 40 जूल आया है क्या, चेक करके बताओ। और क्या ये प्लस का ही आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बताओ ना। हीट मिली है, हीट मिली है, काम किया है, एनर्जी बढ़ी भी होगी, उसका कुछ हिस्सा एनर्जी को बढ़ाने में लगा होगा। एनर्जी का बढ़ना इज पॉजिटिव साइन, एनर्जी का बढ़ना इज पॉजिटिव साइन, प्लस 40 जूल, प्लस 40 जूल इज द आंसर। हाँ या ना बोल दो भाई, क्लियर है कि नहीं। आसान था कि मुश्किल था भाई, वेरी इजी, वेरी इजी। आइए एक और देखते हैं, 2009 में आया हुआ AIPMT का सवाल है ये, नीट का। द इंटरनल एनर्जी चेंज इन सिस्टम दैट हैज एब्सॉर्ब्ड 2 किलो कैलोरी, 2 केकैल होता है किलो कैलोरी, किलो कैलोरी ऑफ हीट एंड डन 500 जूल ऑफ वर्क। हां जी, काम किया है कि काम हुआ है, काम किया है, काम किया है तो फिर अच्छी बात है भाई। जब काम करने को मिलता है, जब हम कुछ एक्सपैंड कर रहे हो, हम कुछ बड़ा कर रहे हो, तो मजा बहुत आता है ना भाई। तो ये वर्क डन है, ये वर्क डन है प्लस का 500 जूल, ठीक। और एनर्जी जो एब्जॉर्ब करी है ना, हीट, सॉरी हीट जो एब्जॉर्ब करी है, मतलब जो डेल्टा क्यू है वो प्लस का ही, क्योंकि एब्जॉर्ब हुई है, मिली है ना हीट, एब्जॉर्ब हुई है, वो 2 केकैल है। हाँ भाई, केकैल को जूल में कैसे चेंज करेंगे, फटाफट जल्दी से। केकैल को जूल में कैसे चेंज करेंगे भाई, देखो
असल में ये 2000 कैलोरी है बेटा, दिस इज एक्चुअली में 2000 कैलोरी, और 1 कैलोरी में होते हैं 4.2 जूल। ठीक है, तो 2000 में कितने होंगे? जब 1 कैलोरी में 4.2, तो 4.2 इंटू 2000 जूल। पॉइंट हटाया, जीरो नीचे आया, जीरो जीरो कट गया, 42 दूनी कितना होगा? 8400 जूल आ गया। सही है, करो, निकालो निकालो जल्दी से। इंटरनल एनर्जी कितनी आएगी भाई? कितनी आएगी? मेरे ख्याल 7900 आएगी, है ना? कट जाएगा ना, 500 निकल जाएगा इसमें से। ठीक है ना? इतनी हीट दी थी, देखो देखो, हीट दी थी, इंटरनल एनर्जी को चेंज किया और बचा हुआ वर्क डन में गया। कितनी एनर्जी दी थी भाई? 8400 दी थी। उसका डेल्टा यू में क्या हिस्सा गया आपको बताना है। और वर्क डन 500 चला गया इधर, तो 8400 में से 500 जाएंगे, 7900 बचेगा। 7900 व्हाट इज दिस? 7900 7900 बचेगा। 7900 जूल इज द आंसर। वेरी इजी। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है भाई सारे, मैंने नहीं बनाए। मुझे मत बोलना मैंने नहीं बनाए, मुझे मत बोलना भाई मैंने नहीं बनाए। आइए थर्मोडायनामिकल प्रोसेसेस में से पहले प्रोसेस पर चलते हैं। देखो, थर्मोडायनामिकल प्रोसेस जो है, यही इस चैप्टर की जान है। मैं आपको सही बताऊं तो जो इस चैप्टर की जान है ना, वो यही है, वो यही है, थर्मोडायनामिकल प्रोसेस। ठीक है, इसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट भी यही है। वैसे दूसरा वाला भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो डेरिवेशन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ए डायबिटिक, ये वाला न्यूमेरिकल के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन भी पूछ लेता है इसकी, लेकिन न्यूमेरिकल के लिए भी आइसोथर्मल पर ज्यादा चर्चा है। ए डायबिटिक पर न्यूमेरिकल में ज्यादा चर्चा नहीं होती है, मतलब स्कूल लेवल पर नहीं होती है, नीट लेवल पर, जेई लेवल पर चलती है चर्चा। ए डायबिटिक की बात कर रहा हूं। यह पहला प्रोसेस है, इसका नाम है आइसोथर्मल। देखो, आइसो का मतलब होता है, आइसो मीन्स सेम, और थर्मल का मतलब, बच्चा कहता है हीट हीट हीट। हां, हीट ही है, लेकिन टेम्परेचर को सेम रख के। असल में यहां पर टेम्परेचर को सेम रखा जा रहा होता है। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। सेम टेम्परेचर मतलब टी कांस्टेंट। हजम करो बात को, हजम करो बात को। आइसोथर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट होना। ठीक है ना? कभी याद ना आए, कभी याद ना आए तो आइसो के बाद टी देख लेना। मैं ऐसे बचपन में याद करता था, आइसोथर्मल, थर्मल शुरू होता है टी से, टी कांस्टेंट रहता है, ऐसे करके मैं याद करता था। बाकी ए डायबिटिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक में कहीं पर भी टी नहीं आता, तो टी आ रहा है, टी मतलब टी कांस्टेंट माने टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है ना? तो यहां पर कहानी शुरू ही होती है, जब हम डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे तो यहीं से करेंगे कि टेम्परेचर भाई साहब कांस्टेंट है, टी जो है वो कांस्टेंट है। अब एक बात बताओ, ये जो टी कांस्टेंट होता है, ये कौन सा लॉ है गैस का? याद आ रहा है आपको? कौन सा लॉ है गैस का? कुछ याद आ रहा है क्या आपको? कौन सा लॉ है गैस का? कुछ याद आ रहा है क्या? टेम्परेचर का कांस्टेंट होना, बॉयल्स लॉ, वही है ये, बॉयल्स लॉ ही लग रहा है यहां पर। ठीक है ना? करेंगे बात, करेंगे बात। पहले इधर देखो, देखो बेटा, टेम्परेचर कांस्टेंट अगर होता है तो इसका मतलब सीधा सीधा कि डेल्टा टी 0 होता है। करेक्ट भाई, जब टेम्परेचर सेम है तो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है। इफ समथिंग इज कांस्टेंट तो उसका चेंज नहीं हो रहा, तो चेंज 0 है, चेंज इन टेम्परेचर इज 0। सही है, बढ़िया। अब आपको पता है कि इंटरनल एनर्जी जो होती है वो होती है एनसीवी डेल्टा टी। क्या बात सही है? और बेटा, अगर डेल्टा टी ही 0 कर दूं, अगर मैं डेल्टा टी को ही 0 पुट कर दूं, तो यहां से डेल्टा यू भी क्या हो जाएगा? एन है, सीवी है, लेकिन ये 0 है, तो डेल्टा यू भी क्या हो गया बेटा? 0 हो गया। बात को समझ, बात को समझ, बात को समझ। आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है, मैं इसको फील भी करवाऊंगा, अभी सिर्फ मैथ्स बता रहा हूं, अभी सिर्फ मैथमेटिक्स बता रहा हूं, इसको फील भी करवाऊंगा बाद में। टेंशन ना लें आप, समस्या वाली कोई बात नहीं है। अभी सिर्फ मैथ्स देखो, फीलिंग लेंगे बाद में। एक बार मैथ्स आपको पल्ले पड़े, फिर उसकी फीलिंग में मजा भी आएगा। ठीक है?
तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई इस वाले फॉर्मूले के इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला है, पिछले चैप्टर से आया था, यादों की बारात, आपने डेल्टा टी को 0 पुट, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो डेल्टा यू इज 0, सही है। तो बाय फ्लोट, फ्लोट कहता है कि डेल्टा क्यू होता है डेल्टा यू प्लस वर्क डन, हाँ या ना? ये तो देख लिया आपने, यूज भी कर लिया। अब एक बात बताओ, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, डेल्टा यू भी कांस्टेंट है, डेल्टा यू को ला करके यहां पे 0 रख दूं अगर मैं, तो भाई जितनी भी हीट दोगे वो सारी की सारी वर्क डन में जा रही है, ऐसा होता यहां पे दिख रहा है। चेक करना जरा, ऐसा होता यहां पर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है कि जितनी भी हीट है, जितनी भी आप हीट दे रहे हो, वो सारी वर्क डन कर रही है, सारी ही वर्क डन कर रही है वो, क्योंकि टेम्परेचर में चेंज ला नहीं पा रही, टेम्परेचर में चेंज ला नहीं पा रही, हलचल बढ़ा नहीं पा रही, हलचल नहीं बढ़ रही है। अगर हलचल समझते हो ना, ये जो पार्टिकल का मोशन होता है, रैंडम थर्मल मोशन जो होता है, पार्टिकल यहां वहां यहां वहां यहां घूम रहे होते हैं, जिनकी वजह से डेल्टा यू नामक चीज आती है, वो आ ही नहीं पा रही। इंटरनल एनर्जी जितनी थी उतनी है, चेंज नहीं हो पा रही। तो जितनी हीट अब नहीं आ रही है, इफ एनी न्यू हीट इज कमिंग, इट इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू वर्क डन। जो नई ऊर्जा आ रही है, जो नई हीट मिल रही है, वो सारी की सारी वर्क डन कर रही है, यानी पिस्टन उठाती जाएगी, उठाती जाएगी, उठाती जाएगी, उठाती जाएगी, उठाती जाएगी, उठाती जाएगी, कुछ ऐसा हो रहा है। आइसोथर्मल प्रोसेस में ऐसा ही होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में ऐसा ही होता है। टेम्परेचर रहता है कांस्टेंट, बात को समझिएगा, टेम्परेचर रहता है क्या? कांस्टेंट। और जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो यह घटना तो होगी, यह कहानी तो होगी ही होगी। खैर, हम तो दूसरी बात कर रहे थे, हम तो कह रहे थे टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होता है तो हम बाय आइडियल गैस इक्वेशन जो आप सभी ने पढ़ी है, पीवी इज इक्वल टू एनआर टी, पढ़ी है ना? इसमें से एन, आर और टी सब कांस्टेंट है, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट है। एन और आर तो वैसे भी कांस्टेंट ही रहते हैं, नंबर ऑफ मोल क्या ही चेंज होंगे गैस के। आर तो वैसे ही कांस्टेंट है, यूनिवर्सल। टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया, यानी पीवी इज सम कांस्टेंट, यानी पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, और वी कैन से दैट P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये सब आपने बॉयल्स लॉ के अंदर देखा था, एक बार रिपीट हो रहा है ये सब, ये सारी कहानी बॉयल्स लॉ में हो चुकी है पहले, बस रिपीट हो रहा है। आप चाहो तो पन्ने पलट के देख सकते हो, डेरिवेशन में करना पड़ता है इसको दोबारा, ठीक है ना? तो पीवी अगर कांस्टेंट है बेटा, तो इसका मतलब P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, है ना? P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, और इसका मतलब हो गया कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, सही है ना? ग्राफ कैसे बनता था P और V का, याद है? कैसे ग्राफ बनेगा? यहां P रखा, यहां V रखा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, पैराबोला नहीं, वो तो स्क्वायर में होता है, वो तो यहां स्क्वायर होगा तब आएगा पैराबोला, पैराबोला नहीं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। ऐसा ग्राफ बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं इसको, भूलना मत, भूलना मत बेटा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ बनेगा इसका। इतनी बात सही है? इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है ना? तो पहली बात जो हमने यहां पर निकाली है वो है वर्क डन और हीट की बात, ठीक है ना? ये पहली चीज थी जो हमने यहां से समझी कि वर्क डन ही हीट है, मतलब जितनी हीट दोगे वो सब वर्क डन में जाएगी। तो इधर आ, वर्क डन होता है पीडीवी इंटीग्रेशन, यस और नो? वर्क डन होता है पीडीवी इंटीग्रेशन, है ना? और आप सभी जानते हो, आप सभी जानते हो कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। हां, वी चला गया इसके नीचे, तो पी बन गया एनआरटी बाय वी। सही बात है सर, सही बात है। प्रेशर को उठा के यहां रख दो, मेरी बात मानो, प्रेशर को उठाओ यहां रख दो, तो वर्क डन बन जाएगा इंटीग्रेशन पी की जगह पर एनआरटी बाय वी डीवी। इनमें से कौन कौन कांस्टेंट है सर? एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, टी भी कांस्टेंट है ना? आइसोथर्मल प्रोसेस है ना? बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दो, एनआरटी अंदर बचा 1 बाय वी डीवी,
कोई बताएगा इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? याद है किसी को? याद है किसी को? 1/v/dv का इंटीग्रेशन, 1/x/dx का इंटीग्रेशन याद है? इधर आ, यहां पे आ, इधर देख बेटा, बेसिक मैथ कराई कभी भी काम आ सकती है। बेसिक मैथ करवाई कभी भी काम आ सकती है। बेसिक मैथ करवाई काम आ रही है। बेसिक मैथ करवाई काम आ रही है। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं बेटा, -1/v नहीं होता, नेचुरल लॉग ऑफ v होता है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ln v होता है, ln v, ln v, ln x होता है, मतलब यहां पे ln x लिखना पड़ेगा। नेचुरल लॉग ऑफ v होता है भाई। यादों की बात है, ठीक है ना? जिनको याद है अच्छी बात है, नहीं याद है कोई बात नहीं, सिखा दिया, सिखा दिया। अब सीख गए, अब सीख गए। हताश क्यों होना है ना भाई? हताश नहीं होने का, निराश नहीं होने का। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? अच्छा, अब देखो वॉल्यूम में कोई ना कोई चेंज आ रहा है, क्योंकि वॉल्यूम इंटीग्रेट हो रही है, तो वॉल्यूम में कोई ना कोई चेंज है। चेंज है तो आप इसको किसी v1 से लेकर के किसी v2 तक के लिए इंटीग्रेट कर रहे हो, ठीक है ना? तो 1/v/dv यानी 1/x/dx क्या है? ln x है। तो यहां पर आपको ln v, नेचुरल लॉग ऑफ v लिखना पड़ेगा। nrt बाहर है, ठीक है? और ये हो गया ln v, v1 से लेके v2 तक। लिमिट्स ऐसे ऐसे आ जाती है ना, फिर आप क्या करते हो? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बच्चों की तरह सिखा रहा हूं यार, एकदम छोटे बच्चे जैसे होते हैं जो पहली बार सीख रहे हो इंटीग्रेशन, वैसे सिखा रहा हूं स्टेप बाय स्टेप, आराम आराम से। हर बात को 10-10, 20-20 सेकंड पर रोक रहा हूं लिख लिख करके, ताकि कोई भी चीज आप मिस मत करो और दिमाग में सेट होता जाए साथ के साथ। हाथों हाथ भी नोट कर सकते हो आप चाहो तो। देखो बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आ गया, इसको कंटिन्यू करते हैं। यहां से आ जाओ, आराम आराम से करवा रहा हूं, कोई जल्दी नहीं। nrt ln v है, यस। तो कैसे लिखते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है? v2 और लोअर लिमिट क्या है? v1, है ना? तो नेचुरल लॉग v2 माइनस नेचुरल लॉग v1। अब आपको मैं एक प्रॉपर्टी और याद दिलाता हूं लॉग की, इधर आओ। एक प्रॉपर्टी और याद दिलाता हूं लॉग की। देखो, लॉग a माइनस लॉग b is nothing but a by b। यस और नो? सुनी है ये प्रॉपर्टी? नहीं सुनी तो बेसिक मैथ देखो जा करके। लॉग का एक पूरा लेक्चर लिया था वहां पे मैंने। बेसिक मैथ में 7 लेक्चर लिए थे, उसमें से एक लेक्चर सिर्फ और सिर्फ लॉग का है। a माइनस बी करेंगे तो a ऊपर और b नीचे आ जाएगा। सेम कहानी यहां पर भी आपने करनी है। nrt ln v2 बाय v1, ये आ गया। अब एक बात बताओ, ये जो आपने निकाला ये क्या निकाला? ये जो आपने निकाला है क्या निकाला? बेटा ये वर्क डन निकाला है ना? क्या निकाला है? ये वर्क डन निकाला है। और यहां कहां है वर्क डन? ये रहा ना, ये वर्क डन निकाला है, वर्क डन निकाला है, वर्क डन निकाला है, वर्क डन निकाला है, ठीक है? आप इस ln को यानी नेचुरल लॉग को सिंपल लॉग में भी चेंज करते हो। यह भी एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है, मैं आपको याद दिलवाना चाहता हूं। अगर आपको दे रखा है ln x और आप इसको सिंपल लॉग में कन्वर्ट करना चाहते हो log x, तो यहां पर लगाते हैं 2.303। याद करो, कोई बात नहीं, तभी यादों की बारात में लिखा है ताकि याद आ जाए, और नहीं याद आए तो कोई बात नहीं, सीख लो, सीख लो बेटा, ठीक है ना? ये होता है बेस 10 वाला लॉग, याद करो, है ना? ये जब कुछ नहीं लिखा होता तो बेस 10 होता है, और नेचुरल लॉग का मतलब होता है ई बेस है। एक्सपोनेंशियल जो होता है वो बेस है, उसको बोलते हैं नेचुरल लॉग, ठीक है ना? अदरवाइज कुछ ना लिखो तो लॉग का बेस 10 होता है, ठीक है ना? तो यहां पे log x सिर्फ लिखा हुआ है। सिमिलर चीज को यहां पुट कर देंगे तो वर्क डन हो जाएगा 2.303 nrt log v2 बाय v1। दिस इज द असली फॉर्मूला वर्क डन का, दिस इज द असली फॉर्मूला वर्क डन का। और आप सभी ये बात जानते हो यहां से कि जो वर्क डन है वही हीट है,
वही हीट का, मैंने जितनी हीट दी सारी वर्क डन में चली गई, जितनी हीट दी सारी वर्क डन में चली गई, तो वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू भी लिख सकते हैं। डेल्टा क्यू हो गया 2.303 एनआरटी लॉग V2 बाय V1। यह भी एक फॉर्मूला बहुत मशहूर है हीट का, यह भी एक फॉर्मूला बहुत मशहूर है बेटा, किसका, हीट का। अच्छा, जैसे यहां पर वॉल्यूम के हिसाब से फॉर्मूला लिखा गया है बेटा, वैसे ही प्रेशर के लिए भी लिखा जा सकता है। कैसे कैसे, यहां देखो, यहां देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है, P1V1 इज इक्वल टू P2V2। सुनो सुनो, वहां क्या लिखा है, V2 बाय V1। V1 को नीचे ले जाओ, V2 के नीचे V1 को ले जाओ, ले गए, ले गए, और P1 के नीचे, P1 के नीचे P2 को ले जाओ। ले भाई, ले भैये ओम फो, ले भैये ओम फो। V2 बाय V1 को आप P1 बाय P2 भी लिख सकते हो। अनदर फॉर्मूला ऑफ डेल्टा क्यू 2.303 एनआरटी लॉग V2 बाय V1 की जगह P1 बाय P2। बड़ी मशहूर डेरिवेशन है और बड़े मशहूर फॉर्मूले हैं थर्मोडायनामिकल प्रोसेस आइसोथर्मल के। हा, ठीक है, ये तीनों ही फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल पर्पस से हो, और डेरिवेशन पर्पस तो मैंने आपको दिखाई दिया किस तरीके से निकाला गया है। ठीक है ना, समझिएगा बात को। ठीक है, तो आपने क्या क्या फाइंड कर लिया बेटा, वर्क डन फाइंड कर लिया, हीट फाइंड कर ली, इंटरनल एनर्जी यहां पे होती नहीं, इंटरनल एनर्जी का चेंज यहां पे होता ही नहीं। ठीक है ना, अब थोड़ी सी फील भी दिलवाता हूं इस चीज की। देखो देखो, ऐसे मजा नहीं आएगा, है ना, बिना फील के कहां मजा, बिना फील के कहां मजा। आओ थोड़ी सी फील भी दिलवाता हूं। देखो यहां पे हो क्या रहा है, इमेजिन करना एक पतीला है, क्या है, पतीला। आप क्या कर रहे हो, आपने हीट दी, ठीक है, क्या दी, हीट दी। अब जो अंदर पतीले में गैस है, कोई गैस मान लो, अंदर कोई गैस है, उसने हीट एब्जॉर्ब करी, है ना, और आपने कुछ ऐसा जुगाड़ कर रखा है कि उसका जो टेम्परेचर है ना वो कांस्टेंट मेंटेन्ड है। अब ये कैसे होगा, ये तब होगा जब वो जो पतीला है ना वो परफेक्ट कंडक्टर हो, एक नंबर का कंडक्टर हो। कैसे भाई, जब एक नंबर का कंडक्टर होगा तो जो हीट पैदा हुई वो हीट निकल जाएगी सराउंडिंग में, वो हीट आई, हीट आई और हीट सराउंडिंग में निकल गई। अगर बढ़िया लेवल का कंडक्टर होगा ना तो वो टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन रखेगा, क्योंकि हीट आई हीट निकल गई, हीट आई हीट निकल गई, हीट आई हीट निकल गई। कुछ ऐसा हो रहा है, समझना बात को, टेम्परेचर कांस्टेंट बना हुआ है। अब ऐसे में गैस के साथ क्या हो रहा होगा, गैस को हीट मिली, गैस फैली, फैलती क्यों है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर जा रही है बेसिकली, इसलिए फैलती है। तो फैली, हाई प्रेशर से लो प्रेशर गई और उसके बाद ठंडी हो गई, मतलब उसका जो टेम्परेचर है बढ़ने ही नहीं दिया जा रहा, उसे फैलने दिया जा रहा है। देखो गैस को अगर आप फैलने की अनुमति दे दोगे ना, अगर तुम ये बोलोगे ना गैस बेटा फैलो, फैलते जाओ फैलते जाओ, तो गैस नॉर्मल रहेगी, गैस का टेम्परेचर उतना ही रहेगा जितना पहले था। लेकिन सोच, अगर तूने गैस को फैलने नहीं दिया, तूने ढक्कन के ऊपर हाथ रख लिया, पतीला था उसके ऊपर तूने जैसे कुकर की सीटी के ऊपर आपने हाथ रख लिया, उसको फैलने नहीं दिया, तो क्या होगा, फट फट जाएगा, वो प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा उसके अंदर, टेम्परेचर भी बहुत बढ़ जाएगा वॉल्यूम कांस्टेंट करने से। लेकिन यहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट है ही नहीं, यहां तो हम फैलने दे रहे हैं। बोले तेरे फैलने का मन है, हां फैलो, कोई बात नहीं, जाओ जहां जाना है जाओ, तो फैलने दे रहे हैं। हीट मिली फैली, हीट और मिली और फैली, हीट और मिली और फैली, अपना टेम्परेचर कांस्टेंट कर लेती है, अपना टेम्परेचर मेंटेन रखती है, फैल फैल के फैल फैल के फैल फैल के, हीट दी फैल गई, हीट दी फैल गई, फैलने दे रहे हैं। अब फैलेगी तो कैसे फैलेगी, फैलेगी तो कैसे फैलेगी, पिस्टन ऊपर उठा के, पिस्टन ही इतनी हल्की बनाई है, सोचो, मे बी ऐसा हो सकता है, पिस्टन ही बहुत हल्की बनाई है कि आराम से फैल जाती है गैस, तो फैलने दे रहे हैं। तो जितनी जितनी हीट आ रही है, बात को समझना, यहां पर क्या कहानी है, जितनी भी हीट दे रहे हैं हम, वो सारी की सारी वर्क डन में कन्वर्ट करवा दे रही है। वो जितनी भी हीट है और जितनी हीट हम सप्लाई कर रहे हैं, वो सारा वर्क डन में कन्वर्ट कर दे रही है यार। इंटरनल एनर्जी बढ़ने का चांस ही नहीं मिल रहा,
टेम्परेचर चेंज होने का चांस ही नहीं है, चेंज इन टेम्परेचर जीरो है, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी कैसे? टेम्परेचर में चेंज हम होने नहीं दे रहे, हम कह रहे फैलने का बने तेरा, हाँ फैलो फैलो बेटा फैलो, क्या दिक्कत है, तुम्हारा इलाका, खेलो घूमो खाओ ऐश करो। तो यहां पर गैस को ऐश करने देते हैं। समझ गए ना? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैस ऐश करती है, गैस की मौजा ही मौजा, गैस की बल्ले ही बल्ले। गैस को बोलते हैं बेटा फैलने की इच्छा, फैलो, कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा, जाओ ऐश करो। तो गर्मी मिली, गैस फैले जा रही है, फैले जा रही है, फैली है तो वर्क डन करके ही फैलेगी, ऐसा नहीं फैल सकती। तो पिस्टन ऊपर उठाती है, वो सिलेंडर के ऊपर पिस्टन लगा, पतीले के ऊपर ढक्कन है, ढक्कन ऊपर उठा के फैल जाती है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है उसका। बात समझे? ये कुछ खेल चल रहा है यहां पे, इस प्रोसेस में ये कुछ खेल चल रहा है। थोड़ी सी फील करना इस बात को कि टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, डेल्टा टी शून्य है, तो एनर्जी का चेंज हुआ ही नहीं। गैस के पार्टिकल की जो इंटरनल एनर्जी थी वो चेंज नहीं हो रही, हलचल बढ़ी नहीं रही, जितनी हलचल थी उतनी है, पहले भी फैलने दे रहे थे अभी फैलने दे रहे हैं। बात समझे ना? ये हो रहा है। तो बॉयल्स लॉ यहां पे काम कर रहा है, और इस फॉर्मूले को उठा करके बाद में हमने यहां रखा। बाकी मैथ्स में दोबारा क्या समझाऊं, मैथ्स तो सिंपल मैथ्स ही है, पीवी एनआरटी था, है ना, तो यहां से पी निकाल लिया, यहां पुट कर दिया, एनआरटी कॉमन लेके 1/v dv log v कर दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाला, लॉग का इक्वेशन लगा दी, वो एक आइडेंटिटी लगा दी, एक और आइडेंटिटी होती है लॉग की, है ना, मल्टीपल फॉर्मूले हैं, आइडेंटिटीज है लॉग की, एक और लगा दी 2.303 वाली, उससे ये वो वाला लॉग बन गया, बेस 10 वाला। ये नेचुरल लॉग था, ये बेस 10 वाला लॉग है। और जितने वर्क डन है उतनी हीट है, जितना वर्क डन उतनी हीट। तो हीट वॉल्यूम के टर्म्स में भी लिखी जा सकती है, और हीट प्रेशर के टर्म्स में भी लिखी जा सकती है, ठीक है ना। ये इसकी फीलिंग थी। आई होप मैं आपको थोड़ी सी इसकी फील दे पाया, ठीक है ना। आई होप मैं आपको थोड़ी सी इसकी फील जो है वो दे पाया। ठीक, आइए फिर सवाल पे चलते हैं। आओ एक सवाल करते हैं, ट्राई करोगे? लिखा है वर्क डन पर मोल इन एन आइसोथर्मल चेंज। आइसोथर्मल चेंज है मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन्ड है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा सही है? करो, लगाओ। इधर देखो, वर्क डन फॉर्मूला क्या होता है आइसोथर्मल में? एनआरटी एलएन V2 माइनस V1। देख लो, एनआरटी एलएन V2 अपॉन में V1 है ना, V2 माइनस V1, तो V2 अपॉन में V1 आ गया, सही है। अब पहली बात तो यहां पर कहीं पर 2.303 नहीं है, 2.303 नहीं है, तो मतलब ये log बेस 10 की बात तो नहीं कर रहा, ये log बेस 10 की बात तो नहीं कर रहा। तो ना तो आंसर ए हो सकता, ना आंसर बी हो सकता। सोचना, अगर log बेस 10 की बात करता तो आगे 2.303 होना अति आवश्यक था, वो यहां पे नहीं है, तो मैंने इन दोनों को तो हटा दिया। देखो log 10 लिखा है ना, 2.303 आगे होता तो सोचते, अभी काट दिया, गलत ऑप्शन है। इन दोनों पे आओ, V2 बाय V1 के V1 बाय V2। अब बच्चा सोचेगा n कहां है सर, वेर इज n? n भी तो था, एनआरटी n कहां गया? अरे वर्क डन पर मोल बोला है भाई, इस n को नीचे ले जाओ, वर्क डन बाय n बोला है, n नीचे चला गया तो आरटी एलएन V2 बाय V1 है ना, इसी का मतलब होता है
कि log का बेस e है, नेचुरल लॉग ln जो लिखते हैं ना वो मतलब लॉग बेस e ही होता है, ठीक है, और फिर v2 बाई v1, ठीक है, तो आंसर क्या है, c है। हा, 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 कोई बात नहीं, इट्स फाइन। श्रेया, विपिन, अंकिता, गुंजन, आर्यन, अमित, अरमान, जय, शुभश्री, सुमित, बढ़िया जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समझ गए होगे मेरे हिसाब से बात को आप। लॉग बेस e होना चाहिए, v2 ऊपर v1 नीचे, क्योंकि प्रेशर में p1 p2 होता है, वॉल्यूम में v2 v1, उल्टा है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल काम चल रहा है यहां पर, ठीक है ना। अच्छा बेटा, प्रोसेस अभी खत्म नहीं हुआ, आइसोथर्मल प्रोसेस में और भी चीजें निकलवाई जाती हैं। हमने क्या क्या निकाला, हमने वर्क डन निकाला, हमने हीट निकाली, हमने इंटरनल एनर्जी निकाली। इंटरनल एनर्जी तो 0 आई, वर्क डन जो था वही हमारे लिए हीट का चेंज भी बन गया, तो उसमें सॉर्टेड थी सारी चीजें, उसमें कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला भी हम लोगों ने निकाल लिया, सारी चीजें आ गई है ना। अब बारी है स्लोप निकालने की, ठीक है ना। एक चीज जो और आती है उसे बोलते हैं स्लोप निकालना। सब प्रोसेस में ये करवाऊंगा आपको मैं, सभी प्रोसेस में हम हीट निकालेंगे, इंटरनल एनर्जी निकालेंगे, वर्क डन निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे, दो और चीजें भी हैं वो भी अभी निकलवाएंगे, ठीक है ना। आओ स्लोप देखते हैं। देखो स्लोप आता है ग्राफ से, हर कोई जानता है बात, और ग्राफ है यहां पे पीवी का। कैसा ग्राफ है, ऐसा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर कोई आपसे पूछे कि इसका स्लोप निकालो, तो व्हाट इज स्लोप? ये स्लोप होता क्या है? स्लोप होता है किसी कर्व पे टेंजेंट डालना, है ना, याद करो, किसी कर्व पे। अब ये कर्व आपको दिख रहा है, इस कर्व पे टेंजेंट कैसे डालें? ऐसे डलेगा। क्या कहते हो, हाँ या ना? अरे कर्व पे टेंजेंट डालने के तो स्लोप बोलते हैं ना। जंग बहादुर को यहां बैठा दिया ऊपर, लुढ़क के नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा? याद करो, बेसिक मैथ। तो ये वाला जो पॉइंट है, कुछ कॉरेस्पॉन्डिंग v और कुछ कॉरेस्पॉन्डिंग p के लिए है ना। पर एक बात ध्यान दो कि स्लोप नेगेटिव जा रहा है, नहीं। स्लोप क्या होता है? स्लोप को डिनोट करते हैं m से, याद करो, स्लोप को डिनोट करते हैं m से, और m होता है dy बाई dx। ये हमने सब पढ़ा हुआ है यार, अब ये मत पूछना ये कैसे, ये हमने पढ़ा हुआ है भाई, dy बाई dx। यहां पे y में कौन है? p, x में कौन है? v। यानी अल्टीमेटली यहां का जो स्लोप होगा वो dp बाई dv से मिलने वाला है, हां या ना बोलो भाई। y बाई x है ना, dy बाई dx, तो dp बाई dv हमें स्लोप देगा। अब हमारी मूलभूत रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम dp बाई dv को फाइंड कर पाए, dp बाई dv को फाइंड कर पाए। कैसे करें? हाउ? क्योंकि प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी, दोनों में से कोई भी कांस्टेंट नहीं है, ना प्रेशर कांस्टेंट ना वॉल्यूम कांस्टेंट। तो करे क्या? हम एक काम करेंगे, हमें पता है कि pv इज इक्वल टू nRT में ये सारे लोग कांस्टेंट है, यस और नो? ये सब लोग क्या है? कांस्टेंट है। अगर ये सब लोग कांस्टेंट है तो एक काम करता हूं, मैं इस pv को किसी k के इक्वल लिख लेता हूं। हु इज k? k इज एनी कांस्टेंट, k कांस्टेंट है, सही है ना। अच्छा, P भी चेंज कर रहा है, V भी चेंज कर रहा है, प्रेशर और वॉल्यूम। अरे भाई, प्रेशर वॉल्यूम चेंज करेंगे ना, प्रेशर बढ़ाओगे मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम करोगे प्रेशर बढ़ेगा, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कायदे से, बॉयल्स लॉ याद करो। तो क्या है? कांस्टेंट है। आइए इसको डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड्स। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। बेटा जब दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं ना, तो एक तरफ हम लोग लिखेंगे d pv और दूसरी तरफ लिखेंगे d और k। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है, कुछ नहीं है ना, 0 होता है, बात सही। अब बारी है p और v को डिफरेंशिएट करने की। मैं आपको डिफरेंशिएशन का एक रूल याद दिलवाना चाहता हूं, जिनको याद है अच्छी बात है, नहीं याद है वो यहां देखें। आपको याद है, अगर डिफरेंशिएट u और v दोनों को किया जाए विद रिस्पेक्ट टू x, और दोनों में चेंज आ रहा है, u भी चेंज कर रहा है, v भी चेंज कर रहा है, यहां पर भी ऐसे ही देखो, p भी चेंज कर रहा है, v भी चेंज कर रहा है, यानी दोनों में से कोई भी कांस्टेंट नहीं है, दोनों में से कोई भी कांस्टेंट नहीं है, p और v दोनों क्या चेंज कर रहे हैं। तो इसलिए इसका फॉर्मूला होता था, u को छोड़ दो, v को पकड़ के डिफरेंशिएट कर दो, और फिर v को छोड़ दो, u को पकड़ के डिफरेंशिएट कर दो। याद कर लो, बचपन की कहानी है ये बचपन की बातें हैं, ये यादों की बारात है।
है ना, याद है ना, एक को छोड़ा दूसरे को पकड़ लिया, दूसरे को छोड़ा पहले को पकड़ लिया। वही कहानी यहां रचनी पड़ेगी आपको। आओ रचते हैं। पहले किसको पकड़े, डीपी को पकड़ लो सर, ठीक है, तो वी को छोड़ दो, या पहले पी को छोड़ दो, डीवी को पकड़ लो, पकड़ लिया, प्लस प्लस, अब वी को छोड़ दो, डीपी को पकड़ लो, पकड़ लिया सर, बढ़िया। डीपी बाय डीवी बनाने वाला हूं, इसलिए कर रहा हूं ये सब। डीपी बाय डीवी चाहिए मुझे, इसलिए ये सब करना पड़ रहा है। बात को समझना, लॉजिक समझो इसके पीछे का, ठीक है। इसको ले गए उधर, उधर ले जाते ही ये हो गया पी डीवी इज इक्वल टू माइनस वी डीपी। हाँ है ना, बोलो। अबे उधर जाते ही माइनस हो जाएगा ना यार, होना भी चाहिए, स्लोप नेगेटिव है, डिक्रीजिंग स्लोप है ना, नेगेटिव स्लोप है, आना भी चाहिए माइनस का साइन, ना आए तो गड़बड़ है। खैर, डीवी को लेके जाते हैं नीचे और वी को लेके जाते हैं यहां, तो ये फाइनली बन जाएगा डीपी बाय डीवी, जो अपने को चाहिए था। और ये क्या है भाई, पी बाय वी विद अ माइनस साइन, दिस इज द स्लोप। मिल गया भाई जो चाहिए था, यही आपका स्लोप है, यही तो आपका स्लोप है, यही तो आपका एम है ना। और एम फाइनली क्या आ रहा है बेटा, एम फाइनली क्या आ रहा है, माइनस पी बाय वी आ रहा है। माइनस क्यों है, माइनस क्यों है, ये डिक्रीमेंटल स्लोप है ना, डिक्रीजिंग स्लोप है, नेगेटिव स्लोप है। देखो गिर रहा है ना, गिरता स्लोप, चढ़ता स्लोप पॉजिटिव होता है, गिरता स्लोप नेगेटिव होता है, नेगेटिव स्लोप है, ठीक है ना, डिक्रीजिंग स्लोप। क्या जी, क्लियर है। तो स्लोप भी निकल गया माइनस पी बाय वी। बोलो जी, आसान था कि मुश्किल था, वेरी इजी, वेरी इजी। बस एक ये छोटी सी चीज याद रखनी है कि डीपी बाय डीवी तक पहुंचोगे कैसे आप, ठीक है। तो स्लोप क्या आएगा जी, नेगेटिव आएगा, स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और निकलवाता हूं। कोई कोई स्कूल में निकलवाते हैं, कोई कोई स्कूल में नहीं निकलवाते यार, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो करवाता हूं। मतलब मेरा तो स्टाइल है नीट लेवल तक जाने का, तो ये नीट लेवल के अंदर तो करवाया जाता है, जेई में भी करवाया जाता है, दोनों में करवाते हैं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं आइसोथर्मल इलास्टिसिटी। इट इज नथिंग बट बल्क मॉडुलस। कापा याद है, सॉलिड्स चैप्टर में जो कापा आया था वही है ये, बल्क मॉडुलस। बेटा बल्क मॉडुलस याद है क्या था, यंग्स मॉडुलस याद है, यंग मॉडुलस क्या था, यंग मॉडुलस था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यह है बल्क मॉडुलस। बल्क में दबाते हैं सब तरफ से हम, तो डालते हैं कंप्रेशनल स्ट्रेस और डिवाइड करते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से। याद करो, याद कर लो, कंप्रेशनल स्ट्रेस डिवाइड बाय, अब सॉलिड नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना बेटा, एक सिंगल शॉट में खत्म किया था मैंने वो, ठीक है ना, आ जाएगा आपको याद। कंप्रेस कर रहे हैं सब तरफ से तो स्ट्रेस लगा रहे हैं, स्ट्रेस जनरेट हो रहा है और वॉल्यूम छोटी भी हो रही है, तो बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, सही बात है कि नहीं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं बल्क मॉडुलस। ये है बल्क मॉडुलस आपका, ठीक। तो अब ये गैस के लिए कैसे यूज हो रहा है, लेकिन ये तो सॉलिड के लिए पढ़ा था सर हमने। ये तो सर हमने सॉलिड के लिए पढ़ा था, ये गैस के लिए कैसे यूज कर रहे हो भाई साहब। गैस के लिए भी यूज कर सकते हैं, क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, गैस के लिए भी यूज हो सकता है भाई। कैसे, कैसे गैस के लिए कैसे, आप प्रेशर का चेंज करते हो जब, मतलब गैस पर जब आप प्रेशर बढ़ाते हो तो क्या उसकी वॉल्यूम में डिक्रीज नहीं आता, क्या उसकी वॉल्यूम डिक्रीज नहीं करती क्या। तो यहां पर जो कंप्रेशनल स्ट्रेस लगाया जा रहा है, इट इज नथिंग बट डीपी, प्रेशर का चेंज। अरे कंप्रेशनल स्ट्रेस क्या है, ये प्रेशर का चेंज है, डीपी। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, ये होता है डीवी बाय वी विद अ माइनस साइन। याद करो, ये सब पढ़ा हुआ है अपन ने, इट इज कापा, इट इज एक्चुअली कापा, समझे। यही है बल्क मॉडुलस। मैं समझाता हूं, सुनो कैसे। ऊपर क्या है, डीपी, डीपी मतलब प्रेशर में चेंज लाना, मतलब प्रेशर बढ़ाना। आप गैस पर प्रेशर बढ़ा रहे हो तो डीपी कर रहे हो, कंप्रेशनल स्ट्रेस लगा रहे हो, ठीक है ना। उससे क्या आ रहा है, वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, ऐसा समझो, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ रहा है। तो देखो ऊपर डीवी है, नीचे वी है, क्या होता है स्ट्रेन,
स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन डायमेंशन अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन, वॉल्यूम में चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। ये विद माइनस साइन आया। माइनस साइन क्यों आया? क्योंकि डिक्रीमेंटल चेंज है। माइनस आता है किसके लिए? डिक्रीमेंटल चेंज के लिए। ये सारी बातें मैं तब की बता रहा हूं, ये सारी बातें पुरानी है बेटा, नई बात नहीं है। ये सब सॉलिड्स के अंदर पढ़ा है आपने। खैर आगे आओ। अभी अभी आपने देखा था कुछ, हम कुछ ऐसे लिख रहे थे, वीडीपी प्लस पीडीवी इज इक्वल टू 0, याद है? ये देख, पीडीवी प्लस वीडीपी इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है ना, इसको यूज कर रहे हैं यहां पे। यूजिंग इक्वेशन 1, वीडीपी प्लस पीडीवी इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक काम करो, यहां से डीपी निकाल लो या डीवी बाई वी, जो जैसे जैसे मर्जी मन करे वो निकाल लो, ठीक है ना। एक काम करते हैं, इसको उधर लेके जाते हैं। तो पी डीवी हो गया माइनस वी डीपी, ठीक ठीक। एक काम करो, इधर से डीपी निकाल लो, तो माइनस वी चला गया नीचे, पी डीवी माइनस वी, ये आ गया डीपी के बराबर, ठीक है ना। डीपी उठाओ, इसमें रख दो। यहां देख, कापा के फॉर्मूले में डीपी उठा के रख दिया। डीपी उठा के क्या रख दिया? पी डीवी अपॉन में माइनस वी होल डिवाइड बाय, डीपी के होल डिवाइड में क्या है? माइनस डीवी बाय वी। तो देख, माइनस से माइनस गया, डीवी से डीवी गया, वी से वी गया, तो कापा खुद निकल के क्या आ गया? प्रेशर के बराबर। कापा खुद निकल के क्या आ गया? प्रेशर के बराबर। यानी मॉडुलस यहां खुद प्रेशर के ही बराबर है। मॉडुलस यहां पे खुद ही प्रेशर के बराबर है, ऐसा यहां पर देखने को मिल रहा है अपने को, ठीक है ना। तो ये मॉडुलस निकालना, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी निकालना भी आपकी रेंज में है। और लास्ट चीज जो आती है वो लास्ट में, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी हो गया, ठीक है ना। इसके बाद जो आखिरी चीज आएगी वो है सीवी। कौन है सीवी? कौन है सीवी? कौन है सीवी? है मोलर स्पेसिफिक। आ गई ना बेटा, केटीजी के बिना हो सकता था ये? मुझे समझ में नहीं आता कि क्या ऑर्डर है एनसीईआरटी का भाई। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हाँ जी, बताइए सीवी क्या होगा? बोलो बोलो बोलो, सीवी बोलो क्या होगा? व्हाट इज सीवी? कुछ नहीं भाई, डेल्टा यू वाला फॉर्मूला लगा दो। देखा था ना, डेल्टा यू वाला फॉर्मूला देखा है ना, क्या है? एन सीवी डेल्टा टी। सही, यहां से सीवी निकाल। सीवी क्या आएगा सर? डेल्टा यू डिवाइड बाय एन डेल्टा टी। और आप सभी जानते हो डेल्टा टी यहां पर 0 है। डेल्टा टी इज बेसिकली 0। जब डेल्टा टी बेटा 0 है तो दिस इज 1/0, और 1/0 क्या होता है? इंफिनिटी होता है। तो यहां पर सीवी क्या होगा? इंफिनिटी होगा। सीवी इज इनफाइनाइट। ऐसा क्यों? इसकी क्या फील है सर? इसकी फील क्या है? सीवी इंफिनिटी का मतलब क्या? इसका मतलब ये बेटा, असल में सीवी क्या होता है याद है? ये मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर आप जितनी भी हीट दोगे वो टेम्परेचर को चेंज करेगी। कांस्टेंट वॉल्यूम पर कितनी हीट देने पर टेम्परेचर चेंज होगा? आप एक बात बताओ, सीवी इंफिनिटी है, इसका मतलब आपको इनफाइनाइट हीट देनी पड़ेगी, तब जाके टेम्परेचर चेंज होगा। इनफाइनाइट हीट देने का मतलब समझ रहा है तू? सारा फ्यूल खत्म हो जाएगा पूरी दुनिया का, पूरे ब्रह्मांड का, तो भी टेम्परेचर चेंज ना होने पाए। टेम्परेचर क्या है? 0। अरे भाई मतलब समझो, टेम्परेचर चेंज हमने होने नहीं देना। टेम्परेचर चेंज हमने होने नहीं देना, हमने गैस को फैलते देना है। तेरा फैलने का मतलब फैल जा, उड़ जा, जहां जाना जा। तो कितनी हीट सप्लाई करोगे कि टेम्परेचर बढ़ जाए? तो बोल रहा है इन्फिनिटी सप्लाई करनी पड़ेगी भाई साहब। करते ही रहो, करते ही रहो, करते ही रहो, करते ही रहो। एक एलपीजी सिलेंडर खत्म कर दिया, दूसरा लगा दो, करते रहो, हीट देते रहो, हीट देते रहो, हीट देते रहो, गैस फैलती रहेगी। फैलने दो और फैलने दो, टेम्परेचर कभी चेंज होएगा ही नहीं भाई। बात समझ रहे हो ना? टेम्परेचर कभी चेंज होगा ही नहीं। तो टेम्परेचर चेंज होगा नहीं तो हीट कितनी? इन्फिनिटी तक हीट देते रहो चाहे। ऐसा बोल रहा है, मतलब बहुत ज्यादा हीट दे के, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा,
तो ये पॉसिबल नहीं है, मतलब इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। इनफाइनाइट हीट देना इज पॉसिबल है क्या? नहीं ना। तो फिर ये ऐसी ही बात है, मतलब समझो, ठीक है ना, ये सिर्फ फील करने वाली बात है, ठीक है जी। तो ये लास्ट चीज थी सीवी जो आप लोगों ने पढ़ी। ओके डन। अच्छा, अगर सीवी इनफाइनाइट है तो सीपी क्या होगा? वो भी इनफाइनाइट होगा बेटा, क्योंकि सीपी क्या होता है? सीपी इज इक्वल टू सीवी प्लस आर। इंफिनिटी में कुछ भी जुड़ेगा बेटा वो भी इंफिनिटी ही है, तो सीपी भी यहां पर क्या है? इनफाइनाइट ही है। बोलो हाँ या ना? है ना, वो भी यहां पर क्या? इंफिनिटी है। इसका मीनिंग क्या हुआ? सीपी भी इनफाइनाइट का मीनिंग क्या है? कि भैया आप कांस्टेंट प्रेशर भी मेंटेन करके रख दो, कर दो, कोई बात नहीं, कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करके रखो, तो भी आप जितनी हीट दोगे वो टेम्परेचर को चेंज नहीं करने में, टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा। भाई सीपी सीवी की बात कब होती है? जब टेम्परेचर में 1 डिग्री का चेंज आए। कितना हीट देना पड़ेगा कि टेम्परेचर में एक इंफिनिटी हीट देना पड़ेगा टेम्परेचर में 1 डिग्री चेंज लाने के लिए? दे दो, दो दो, सारे सारे सिलेंडर खत्म कर दो मोहल्ले के, 1 डिग्री चेंज लाने के लिए आएगा ही नहीं, क्योंकि हम गैस को फैलने दे रहे हैं। गैस को पकड़ के रखेंगे तो बात है ना, पर पकड़ रहे नहीं हम। कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात नहीं हो रही, ना कांस्टेंट प्रेशर पे बात हो रही, कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात हो रही है। बात को समझो। चलिए, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर के। आज का लेक्चर इतना बहुत है भाई, कल से हम पढ़ेंगे ए डायाबैटिक प्रोसेस, ठीक है? तो मजे आएंगे तो मजे करेंगे, ठीक है ना? होमवर्क आपका यही है बेटा कि डीपीपी दी है तो ट्राई करिएगा, ठीक है? बाकी नोट्स आज के लिखने बहुत जरूरी है, क्योंकि आज आपने बहुत इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक करे हैं, ठीक है ना? कुछ कहना चाहो तो कह सकते हो। कैसी लगी आज की क्लास? फील आई? फील आई तो आरडीएक्स फील लिख देना, क्योंकि आज की क्लास में फील तो थी भाई, है ना? आज की क्लास में फील तो होनी चाहिए, है ना भाई? आज की क्लास में फील तो होनी चाहिए। अच्छा हाँ, एक चीज सुनो, एक चीज और सुनो, एक चीज और सुनो। रुक जा, एक चीज और सुनो। देखो सीपी सीवी की बात तो ठीक है, गामा भी निकाल लेते हैं। गामा, गामा याद है? देखो सीपी सीवी गामा निकलता है ना? सीपी बाय सीवी, तो सीवी क्या है? सीवी इज इंफिनिटी, तो 1/इंफिनिटी इज 0, तो गामा यहां 0 है। गामा यहां 0 है भाई, ठीक है ना? ए डायबिटिक एक्सपेंशन कांस्टेंट वगैरह वाली बातें हैं, ये सब कांस्टेंट है, ठीक है ना? बस इतना बहुत है, इतना बहुत है, बस बहुत है आज के लिए, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ए डायबिटिक प्रोसेस पढ़ते हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर के, ठीक है? आरडीएक्स फील है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से इजाजत लेना चाहूंगा, क्योंकि सॉन्ग तैयार करके नहीं आया हूं मैं, ठीक है? सॉरी फॉर द सॉन्ग, ठीक है? एक यार तुम बता भी तो नहीं रहे ना कि गाना कौन सा गाना है? एक बताओ तो सही, गाना गाना कौन सा है? नहीं, एक ये भी तो बताओ ना, गाना गाना को गाना गाना बताते नहीं। गाना गाना पहले बताओ कि कौन सा गाना गाना है, फिर मैं कल तैयार करके आता हूं मैं, ठीक है ना? कल तैयार करके आता हूं मैं, ठीक है ना? देखो, पूकी गाने मत गवाना मुझसे प्लीज, पर्सनैलिटी को सूट करने चाहिए वो गाने गवाओ। कोई कहता सर वो गा दो, क्या बोलते हैं, सैयारा गा दो। लगता है तुम मेरी पर्सनैलिटी पर सैयारा। एक रांझना वाले और आगे कह रहे कि रांझना वाला गाना सुना दो। अरे भैया, पर्सनैलिटी को सूट करना चाहिए। तुम्हें लगता है कि रांझना वाली मेरी पर्सनैलिटी है कि मैं रोता रहूंगा या सैयारा में आंसू बहाता रहूंगा मैं? नो ब्रो, सॉरी। हाँ, दीवानियत, ये देखो एक और आ गए। हाँ, और ये क्या है, चिकनी चमेली, ये देखो, ये गाने, वो गाना बताओ जो सूट करे, पर्सनैलिटी को सूट करे, ठीक है? तो बता देना, है ना? मैं देख लूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है ना? अच्छे अच्छे जो कमेंट्स होंगे उसमें से मैं कुछ जो पर्सनैलिटी को सूट करते गाने होंगे वो पकड़ लेंगे। मेरे ढोलना कौन सा गाना है? वो मंजुलिका वाला, मेरे ढोलना सुन तेरी अच्छा, ये सूट करता है मेरी, बहुत मारूंगा बेटा, रात को आ जाऊंगा यही गाना गाने के लिए। आमी जे तुम्हार छिन 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 ये गाना गाने आ जाऊंगा बेटा तुम्हारे सोते सोते। सोच लो फिर क्या होगा। कह रहे धुरंधर का गा दो। अरे भाई, बहुत खतरनाक रैप है वो, हनुमान काइंड का, समझ ही नहीं आता, अंग्रेजी में रैप करता है, इतना खतरनाक है ना? साउथ कैलिफोर्निक रैप है वो भाई। देसी हिप हॉप गा सकता हूं, ट्राई कर सकता हूं, पंजाबी ट्राई कर सकता हूं, इसके अलावा हरियाणवी भी ट्राई हो सकता है, ठीक है? बस चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बता देना आप, ठीक है ना, कौन सुनना बता देना, ठीक है? मैंने आपको 3 चॉइसेस दे दिए, डीएचएच, पंजाबी, हरियाणवी,
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय। भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम। कह रहे बाली का गाना गा दो, सैड गाना, पागल कहीं के।